A very good morning to all of you. Today I am here for your topic verb. In that session we will discuss about the helping verb. In my previous session we have discussed about the verb concept and what is verb, the relation between verb and noun and so on. Okay. Now let us discuss with the helping verb. First we should know what is helping verb. पहले हमको ये जानना है कि helping verb होते क्या हैं. ठीक है. हेल्पिंग वर्ब को हमने जैसा पहले ही बताया था कि इनके 2-3 नाम और भी हैं जिसको हम लोग बोल सकते हैं सपोर्टिंग वर्ब बोल सकते हैं, हम इसको लिंकिंग वर्ब बोल सकते हैं, हम इसको ऑक्सिलरी वर्ब बोल सकते हैं. ये सब उसके नाम हैं. ठीक है. फिलहाल हम आते हैं देखते हैं हेल्पिंग वर्ब. व्हाट इज हेल्पिंग वर्ब? हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं? ठीक है. इसका सीधा सीधा कॉन्सेप्ट समझिएगा. हेल्पिंग वर्ब का मतलब होता है टू हेल्प द मेन वर्ब. बेसिकली इसका क्या मतलब होता है? टू हेल्प द मेन वर्ब. हेल्प वर्ब, हेल्प किसका करेगा? मेन वर्ब का करेगा. मुख्य क्रिया की जो एक्शन होगा, जो एक्शन में होगा, जो मोशन में होगा, उसकी मदद करने के लिए ये हमारा हेल्पिंग वर्ब आता है. ठीक है. कैसे आता है, वो क्या करता है? देखिए मैंने आपको पहले ही बताया था कि हेल्पिंग वर्ब क्या करता है, ये टाइम को बताता है किस टाइम में काम हुआ है या हो रहा है या हुआ था. ठीक है. टाइम बताएगा. और वर्ब क्या बताएगा? एक्शन बताएगा कि कौन सा काम हुआ है. क्लियर? हेल्पिंग और मेन वर्ब समझ में आया. अब इसको थोड़ा सा हेल्पिंग, ये देखो ये जो पूरा मैंने आपको लिखा है ना, इससे आप बहुत सी चीजें समझ सकते हो. बहुत से आप इसको देख लो, इसको नोट कर लो. मैं आपको एक चीज समझाता भी हूँ. लिखा है टू बी वर्ब. पहले है ना हमारा कॉन्सेप्ट आता है टू बी वर्ब. क्या होता है? टू बी वर्ब में क्या कंसीडर होते हैं? इज, एम, आर, वाज, वर को हम लोग ऐसा टू बी वर्ब कंसीडर करते हैं. अब ये कहा जाए अगर सेंटेंस में ये टू बी वर्ब आ गया, ठीक है, इज, एम, आर, वाज, वेयर आ गया, तो सिचुएशन क्या होगा? अल्टीमेट हमारा, हमको तो यही पढ़ना है ना कि भाई हमारा गैप फिलिंग में आएगा तो क्या होगा, हमारा कॉमन एरर में आएगा तो हमें क्या करना होगा, हमको अरेंजमेंट करना है तो क्या करना होगा, यही तो अगर हम ये जान जाएं कि अगर इज, एम, आर के बाद आने वाले सारे सिचुएशन ही समझ जाएं, समस्या ही खत्म. तो आज हम लोग यही करेंगे कि हेल्पिंग वर्ब जो मैंने लिखा है ना, इसके बाद आने वाले मेन वर्ब की जितनी भी पॉसिबिलिटीज है ना, सबको पढ़ेंगे हम लोग. ठीक है. तो देखा जाए इज, एम, आर के बाद जहां तक आप देख रहे हैं ये 4 कॉन्सेप्ट हैं, 4 ऐसे पॉसिबल सिचुएशन हैं जो आ सकते हैं. मैंने प्लस का निशान लगाया है, मतलब कि ये तो आ गए सेंटेंस में. इसके बाद ये प्लस का मतलब इसके बाद इन चारों में से कोई एक सिचुएशन आपके सामने आ सकती है, या एग्जाम में चारों सिचुएशन आ सकती है 4 सेंटेंस के अंदर. ठीक है. देखिए पहला सिचुएशन कि अगर इज, एम, आर, वाज, वेयर आता है तो इसके बाद हमारा वर्ब में आईएनजी फॉर्म आएगा. ये वी का मतलब हो गया मेन वर्ब. मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी. वैसे जब हम लोग मेन वर्ब का टॉपिक जो सेशन जब आएगा हमारा डिस्कस करेंगे हम लोग, तो वहां पे मैं आपको वर्ब के 4 जितने भी फॉर्म्स होते हैं ना सबको क्लियर करूंगा. फिलहाल कि अगर ये इज, एम, आर वाला आ गया, इसके बाद क्या आएगा आपका मेन वर्ब आएगा. अगर वो एक्टिव फॉर्म में आएगा यानी कि वो काम कर रहा है के फॉर्म में आएगा, तो सिचुएशन क्या होगा? ही इज गोइंग, शी वाज प्लेइंग, बोलते हैं वो काम करी, वो खेल रही है, वो सी वाज गोइंग, ऐसा मतलब काम हो रहा है. यानी क्या देखा आपने कि अगर इज, एम, आर आ गया तो इसके बाद हमारा वर्ब में आईएनजी फॉर्म आ रहा है. ठीक है. दूसरा सिचुएशन, अगर हमारा इज, एम, आर आया तो इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, तो वो किस सिचुएशन होगा? पैसिव केस में होगा. हमको अब पढ़ना है एक्टिव पैसिव पढ़ना है, नरेशन पढ़ना है. पैसिव में आपको बता दूं अभी आगे चूंकि टॉपिक आ गया है, पैसिव में मेन वर्ब हमेशा थर्ड फॉर्म में होती है. इसको आप एकदम दिमाग में बना लीजिए. पैसिव में मेन वर्ब हमेशा थर्ड फॉर्म में होती है. यहाँ फॉर्म को ध्यान ही रखना है. ठीक है. हमेशा थर्ड फॉर्म. जैसे दिस बुक इज रिटन इज आ गया तो वर्ब की थर्ड फॉर्म. 2 सिचुएशन पढ़ा. पहला इज, एम, आर यानी टू बी वर्ब के बाद वर्ब की फर्स्ट आईएनजी फॉर्म आएगी, दूसरा वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी. ठीक है. तीसरा सिचुएशन, इसके बाद हमारा आर्टिकल आ सकता है, नाउन या कॉम्प्लीमेंट आ सकता है, पूरक कॉम्प्लीमेंट. ठीक है. यही ये सिचुएशन जिसको हम लोग लिंकिंग वर्ब का नाम भी देते हैं. ठीक है ना. बेसिकली यही आपका है. और यहाँ पे बहुत से कॉन्सेप्ट है, टॉपिक है कि कब ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनता है, कब कॉम्प्लीमेंट ऑब्जेक्ट का काम करता है. ये सारी चीजों का क्वेश्चन का आंसर आपको आगे हम लोग पढ़ेंगे और मिलेगा. क्या बनेगा? कहा गया ही इज अ बॉय. अब देखिए इज तो आ गया, लेकिन इसके बाद क्या कोई वर्ब आया? नहीं आया. क्या आईएनजी फॉर्म, थर्ड फॉर्म कुछ है? नहीं है. क्या आया? आर्टिकल आया, नाउन आ गया. तो ये सिचुएशन भी बनती है हमारे सामने जब ये आए, यानी कि वर्ब नहीं, मेन वर्ब नहीं है, तो यहाँ पे यही जो है लिंकिंग वर्ब का काम करता है, यानी कि मेन वर्ब कह सकते हैं दूसरे शब्दों में. ठीक है. 2000 पेन्स नाउन आ गया हमारा. ठीक है ना.
क्लियर, यही हमारा कॉम्प्लीमेंट भी है जो सेंटेंस को पूरा करता है। फिर क्या होता है चौथा सिचुएशन, जब टू के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, सॉरी यहाँ पे गड़बड़ हो गया, एक कॉन्सेप्ट आप यहाँ से याद कर लेना कि टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं जनरली। जनरली कहा यानी कुछ डाउट है यानी कुछ है ना। फिलहाल अभी हम लोग इसको पढ़ेंगे, ठीक है। ये ध्यान रखना कि जब भी कहीं भी सेंटेंस में आप देख लो इनिशियल स्टेज पे टू के बाद वर्ब का अगर आया है फॉर्म तो वो फर्स्ट फॉर्म ही होगा, दिमाग में बना लीजिए। कंपटीशन में, आपके एरर में, हर जगह ये काम आता है। रूल क्या याद करेंगे, टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। क्लियर, एग्जांपल यू आर टू गो, वो जाने वाला है। एक्चुअली ये कॉन्सेप्ट क्या देता है ना, ये कॉन्सेप्ट आपका देता है अबाउट टू का। अबाउट टू माने क्या होता है, कोई भी काम होने वाला है इस सिचुएशन में। जैसे कहा गया आई एम टू प्ले, मैं खेलने वाला हूं। इस सिचुएशन में जो एक्शन है ना वो होने वाला होता है। उस सिचुएशन में हम लोग टू के बाद ये जो टू बी वर्ब है इसके बाद हम लोग टू प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। क्लियर, आते हैं दूसरा वाला है टू हैव फॉर्म। इसमें क्या क्या आएगा, हैज, हैव और हैड। एक बात और बता दूं, हैज और हैड, ये जो हैव है ना ये आपका मेन वर्ब के रूप में भी यूज होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे इसको। पहला सिचुएशन, अगर सेंटेंस में हैज वर्ड आया है और मेन वर्ब इसके बाद आया है तो हमेशा क्या होगा, चाहे एक्टिव हो चाहे कुछ भी हो, वो थर्ड फॉर्म में ही आएगा। अगर हैज वर्ड आया है उसके बाद एक्शन वर्ब, मोशन वर्ब आया है, मूवमेंट वाला वर्ब आया है तो वो हमेशा थर्ड फॉर्म में ही होगा, ठीक है। जैसे ही हैड गॉन, आई हैव कंप्लीट माय वर्क, कुछ भी, ठीक है। दूसरा है, अब इसी के बाद ये तो सेंटेंस में आएगा, हैज वर्ड तो आएगा, इसका पहला सिचुएशन था वर्ब की थर्ड फॉर्म में। दूसरा सिचुएशन क्या आएगा कि जब मेन वर्ब एक्शन वर्ब आए ही ना सेंटेंस में, बल्कि क्या है आर्टिकल, नाउन और कॉम्प्लीमेंट आ सकता है। जैसे कहा ही ऐसे कहा, तब इसका मतलब क्या होता है, उसके पास में होना या पास में रखना। जैसे मैंने कहा आई हैव ए मार्कर, मतलब मेरे पास एक मार्कर है। ही हैज अ कार, यानी कि उसके पास एक कार है, मतलब कार वो रखता है, ठीक है। यहाँ एक्शन नहीं है, यहाँ यही जो है ना मेन वर्ब का काम करता है, ठीक है। आई हैड योर बुक्स, मेरे पास आपकी किताबें थी, ठीक है। पास में होना है, पास में रखना के लिए भी हम लोग हैज हैड का यूज करते हैं। तीसरा देखते हैं, जब इसके बाद भी टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो क्या करते हैं, ध्यान रखना, यहाँ भी टू आया तो वर्ब की फॉर्म, जहां भी टू देखेंगे अगर उसके बाद मेन वर्ब आया है तो हमेशा फर्स्ट फॉर्म में ही होगा। एकदम याद कर लीजिए इसको। क्या सिचुएशन बनेगा, आई हैव टू गो, यहाँ एक सिचुएशन बनता है किसी भी काम को करने की मजबूरी, कंपल्सन, या कहते हैं प्रेशर में कोई काम कराया जाए या मजबूरी में आपको काम करे। जैसे कहा जाए आई हैव टू गो, मुझे जाना है, मुझे जाना पड़ता है, ठीक है। दो मतलब आप वो क्या है, आपको ये तो जबरदस्ती भेजा जा रहा है या तो आप मजबूरी में जा रहे हैं, ठीक है। या ही हैज टू राइट अ लेटर, अब उस या तो उसे मजबूरी में उसे पत्र लिख रहा है या उसे लिखवाया जा रहा है। ये एक्सप्रेशन से मालूम चलेगा, लिख दिया तो मालूम नहीं चलेगा कि मजबूरी है या प्रेशर है, ठीक है। लिख दिया तो जब बोलेगा आदमी ना तब मालूम चलता। अब बोलेगा चेहरा उतरा हुआ है यानी कि मजबूरी में है ना, ये कोई दबाव में है। आप इसको अंडरस्टैंड करना। हमें ये समझना है एरर डिटेक्शन में क्या है कि अगर हैज हैव हैड आ गया तो जरूरी नहीं है कि सिर्फ थर्ड फॉर्म ही आता है। हमको ये भी ध्यान रखना है कि हैज हैव हैड के बाद ये सिचुएशन भी हमारे सेंटेंस में बन सकती है। एरर में हमको ये बात का ध्यान रखना होगा। एंड नेक्स्ट आते हैं डू फॉर्म। सॉरी, डू फॉर्म में क्या है, डू डज डिड आते हैं डू फॉर्म में। अब यहाँ पे लॉजिक समझिए। पहला, जब भी डू डज डिड आएंगे प्लस का चिन्ह है, डू डज डिड आएंगे, इनके बाद जो है वो वर्ब आपका हमेशा फर्स्ट फॉर्म में ही होगा। जैसे ही डज नॉट प्ले, आप प्रेजेंट, हम लोग टेंस, अगला सेशन हम लोग का टेंस का होगा, आगे जब पढ़ेंगे हम लोग टेंस में भी आप इस चीज को फिर से डिस्कस करेंगे। फिलहाल अभी हमको ये समझना है कि एग्जाम में अगर डू डज डिड आ गया है तो क्या करें, कैसे गैप फिलिंग में करेंगे, कैसे एरर खोजेंगे, कैसे सेंटेंस अरेंजमेंट करेंगे, ये हमको समझना है। तो क्या देखना होगा, डू डज डिड के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। जैसे ही डज नॉट प्ले, अब देखिए डज आ गया तो आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ गया। यू डिड नॉट गो, डिड आ गया तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ गया। क्लियर हो गया। दूसरा सिचुएशन देखिए, मैंने प्लस नहीं लिखा है। दूसरा सिचुएशन क्या बनता है, जब डू डज डिड खुद ही मेन वर्ब के रूप में आते हैं तो क्या सिचुएशन बनता है, उस समय हेल्पिंग वर्ब गायब हो जाता है, बल्कि ये खुद ही जब मेन वर्ब हो जाएंगे तो सेंटेंस अफर्मेटिव हो जाएगा और यहाँ से मेन आपके जो हेल्पिंग वर्ब होगा वो आएगा ही नहीं। ये खुद ही हेल्पिंग और मेन वर्ब दोनों का काम करेंगे, यानी कि टाइम भी बताएंगे और एक्शन भी बताएंगे। जैसे ही डिड दिस, अब डिड क्या वो बताया, काम पिछला हुआ, पीछे का काम कर, मतलब उसने काम पहले ही कर लिया, पास्ट टेंस में कर लिया, ये टाइम बता दिया। डिड मैंने हो गया करना, काम के करने को बताया।
ठीक है, आई डू माई बेस्ट, मैं अपना अच्छा करता हूँ, ये प्रेजेंट टेंस में आदत को बता दिया। क्लियर हो गया? आप देखो यहाँ पे कोई एक्शन वन यही आपका मेन वर्ब का भी काम करता है, यानी कि डू डज डिड भी क्या है, इसके बाद जरूरी नहीं है कि मेन वर्ब कोई आए। अगर मेन वर्ब आ रहा है तो वो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा, नहीं आ रहा है तो ये सिचुएशन होगा। ठीक है, तीसरा सिचुएशन एम्पैथिक ऑन वर्ब, बहुत इंपॉर्टेंट। एम्पैथिक ऑन वर्ब का मतलब होता है जब आप किसी वर्ब पे जोर डालते हैं, प्रेशर करते हैं, है ना, उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, तब हम लोग यूज करते हैं इसका। ठीक है, देखिए यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब भी है और मेन वर्ब भी है यहाँ पे, लेकिन उन्होंने बताया था ना कि डू डज के बाद हमेशा वर्ब का कौन सा फॉर्म आएगा, फर्स्ट फॉर्म ही आएगा। यहाँ पे आ रहे हैं और यहाँ पे क्या, ही डज प्ले, वहां पे वो प्ले की इंपॉर्टेंस, वो खेलता तो है ना, खेलने को है, ये सिचुएशन बनता है। आई डू राइट, मैं पोएम लिखता तो हूँ, ये सिचुएशन में हम लोग इसको यूज करते हैं। क्लियर हो गया? तो उम्मीद है कि आप ये हेल्पिंग वर्ब को समझ गए होंगे। मोटा मोटी अगर ये समझा जाए, मेन वर्ब एक्शन को बताता है, हेल्पिंग वर्ब टाइम को बताता है, और आप ये जो चार्ट देख रहे हैं इसको बना लीजिएगा। सबसे जरूरी बात, टू बी वर्ब, टू हैव वर्ब और टू डू वर्ब के बाद क्या सिचुएशन बनती है सेंटेंस में, वो मैंने आपको यहाँ पे ये लिख के बता दिया है एग्जाम्पल सहित, आप नोट कर लेंगे। और अब जब आप गैप फिलिंग करेंगे या सेंटेंस में एरर डिटेक्शन करेंगे तो इन बातों का ध्यान रखेंगे, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, और आगे हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास के लिए हम लोग फिर आगे जो हमारा मेन वर्ब है इसको भी पढ़ेंगे, आगे हम लोग ऐसे पढ़ते जाएंगे। तो अभी तक जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं ना, या जिन्होंने अभी तक वीडियो को देखा तो है लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन को नहीं दबाया है, तो प्लीज आप उसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर दबा दें, ताकि आप तक इंफॉर्मेशन, ये वीडियो जो है ना पहले पहुंच जाए। ठीक है, ताकि हम लोग को पढ़ाई में हमारा ब्रेक ना हो, हमारा पढ़ाई डिस्टर्ब ना हो, डिस्ट्रैक्ट ना हो। ठीक है, हम लोग सारा चीज, हमारा सिलेबस जो है ना कंप्लीट करते चले। क्लियर हो गया? और जो लोग सब्सक्राइब पहले ही कर चुके हैं उनको दोबारा सब्सक्राइब करने की जरूरत नहीं, वो केवल लाइक बटन कर सकते हैं, दबा सकते हैं, और कमेंट में अपने क्वेश्चंस को भेज सकते हैं। क्लियर? तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, और तब तक आप लोग एंजॉय करिए, पढ़ते रहिए, एग्जाम्पल्स पे ज्यादा फोकस करेंगे, रीडिंग और राइटिंग पे ज्यादा फोकस करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट। थैंक यू एंड टेक केयर।